चिकागो के किसी बिजनेस सेंटर में एक लिफ्ट में इटली के माफिया गैंगस्टर जैसा दिखने वाला एक सख्त आदमी ऊपर जाता है। वो एक ऑफिस में घुसता है और वहाँ बैठी महिला उसे देखकर बुरी तरह घबरा जाती है। आदमी उसे शांत होने के लिए कहता है और कहता है कि अगर उसे कोई नुकसान पहुँचाना चाहता होता तो वो अब जिंदा नहीं होती। वो उसे एक गोली देता है और उस गोली को जांचने के लिए कहता है कि ये किस कंपनी की बनी हुई है। वो बताता है कि ये गोली उसके साथी को मारने के लिए इस्तेमाल की गई थी। औरत कहती है कि वो इस गोली से कुछ नहीं पता लगा सकती। उसी वक्त उसकी माथे के पास बिंदी के करीब एक लेजर साइट का निशान बनता है और 1 सेकंड में ही सामने वाली इमारत से औरत को गोली मार दी जाती है। आदमी छत पर चारों शूटरों को देखता है और दौड़ते हुए ऑफिस से बाहर निकल जाता है। बाहर गलियारे में वो खुद को भागने की जगह बनाने के लिए लिफ्ट बुलाता है। उसका दिल बहुत तेज गति से धड़क रहा होता है और ऐसा लगता है कि उसकी हर चीज के प्रति प्रतिक्रिया सामान्य से कई गुना ज्यादा है। खुद को लिफ्ट की दीवार से धक्का देकर वो अविश्वसनीय गति से फ्लैश की तरह दौड़ता है। वो सिर के बल खिड़की से टूट जाता है जो किसी तरह गोलियों से बच गई थी। हवा में उस इमारत की तरफ दौड़ते हुए वो तीनों शूटर्स को मार डालता है। इतना ही नहीं, वो कोने के आसपास से घुमावदार गोली चलाकर तीसरे शूटर को भी मार गिराता है। इमारत की दूसरी सबसे ऊपरी मंजिल पर उतरने के बाद उसे बचे हुए आखिरी शूटर को खत्म करने में सिर्फ 5 सेकंड लगते हैं। फिर वो शूटर की जेब में घंटी बजने वाले फोन का जवाब देता है और कहता है कि गिरोह छोड़ने का कोई रास्ता नहीं है और भेड़ियों को मारने के लिए भेड़ों को भेजने का कोई फायदा नहीं है। जवाब आता है कि वो सिर्फ एक चाल थे। नीचे देखने पर आदमी अपने पैरों के नीचे एक सीमेंट का लोगो देखता है। इसके बाद एक बढ़िया विंटेज दिखने वाली गोली उसके सिर को चीर देती है। रिवर्स मोशन में हमें गोली मारने की पूरी जटिलता दिखाई देती है। पता चलता है कि गोली में रॉकेट जैसा मल्टी स्टेज डिजाइन है। गोली को क्रॉस नाम के एक आदमी ने कुछ मील दूर से इमारत की तरफ दागा था। 2 हफ्ते बाद वेस्ली को उसकी गर्लफ्रेंड जगाती है जो उस पर चिल्लाती है और उससे कहती है कि उन्हें एक नया घर ढूंढना होगा क्योंकि वो सबवे के पास सो नहीं पा रही है। युवक एक साधारण ऑफिस क्लर्क के रूप में काम करता है और उसे पैनिक अटैक आते हैं जिन्हें वो दवाइयों से दबा लेता है। हालांकि उनका एक साइड इफेक्ट है पूरी तरह से उदासीनता। उसे किसी भी चीज की परवाह नहीं है, यहाँ तक कि इस बात की भी नहीं कि उसकी गर्लफ्रेंड नियमित रूप से उसके दोस्त बैरी के साथ उसे धोखा दे रही है। वेस्ली अभी भी हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है कि उन्हें ये बात बता दे। उसका बॉस हमेशा काम में धीमा होने के लिए उसे डांटता रहता है। वेस्ली एक अस्तित्व के संकट से जूझ रहा है। वह लगातार इस बारे में सोचता रहता है कि उसके पिता ने उनके परिवार को क्यों छोड़ा, जो उसके जन्म के कुछ ही समय बाद हुआ था। जब बॉस रिपोर्ट की वजह से उस पर चिल्लाने लगता है तो वेस्ली को इतना तेज घबराहट का दौरा पड़ता है कि उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है और उसका पूरा वातावरण धीमा होता हुआ लगता है। बॉस के जाने के बाद वेस्ली तुरंत ही मुट्ठी भर शांत करने वाली दवाइयां खा लेता है। शाम को जब वह कुछ पैसे निकालने की कोशिश करता है तो उसे पता चलता है कि उसका खाता लगभग खाली है। वह दवाओं का एक और डिब्बा लेने के लिए दुकान में जाता है। वहाँ उसे एक अजनबी आदमी उसे देखता हुआ नजर आता है। वो क्रॉस है जिसने छत पर वाले आदमी को मारा था। मुड़कर देखने पर वेस्ली को एंजेलिना जोली उसे घूरती हुई दिखाई देती है। वह लड़की के दबंग व्यवहार से असहज हो जाता है, लेकिन अचानक लड़की कहती है कि वह उसके पिता को जानती थी। पहले तो वेस्ली इसे संदेह से लेता है, लेकिन लड़की यह दावा करते हुए आगे बढ़ती है कि उसकी कुछ दिन पहले ही हत्या कर दी गई थी और उसका हत्यारा उसके पीछे ही है। फिर लड़की कोल्ट निकालती है और अमेरिकियों को सबक सिखाने के लिए क्रॉस पर गोली चलाना शुरू कर देती है। दुकान में गोलीबारी शुरू हो जाती है। वेस्ली घबराहट के दौरे से ग्रस्त है। वह भागने की कोशिश करता है, लेकिन अजीब लड़की उसे रोक लेती है। फिर वह कॉर्नर शॉट डिवाइस निकालती है और क्रॉस के खोज क्षेत्र को सीमित करने के लिए शीशों को गोली मारना शुरू कर देती है। इसी समय वेस्ली मौका देखकर बाहर भाग जाता है। क्रॉस उसे वैन में पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन लड़की सावधानी से वेस्ली को अपनी लाल फेरारी में बिठा लेती है। पीछा जारी है। लड़की विंडशील्ड से लटक कर वैन पर फायरिंग करती है। वेस्ली और जॉली बारी बारी से कार चलाते हैं। इस बीच वेस्ली नज़ारे का आनंद लेता है। हमारे हीरो के सामने पुलिस का दस्ता रास्ता रोक लेता है। जल्दी से स्थिति का आकलन करने के बाद लड़की स्टीयरिंग के पीछे कूद जाती है और फेरारी को स्किड करा देती है।
गाड़ी के पहिए नाले से टकराते हैं और कार पलटकर बस के ऊपर जाकर गिर जाती है। इसके बाद कपल रात के शहर का अपना चक्कर फिर से शुरू करते हैं, लेकिन वेस्ली के लिए ये बहुत ज्यादा हो जाता है और वह बेहोश हो जाता है। वेस्ली एक कपड़ा कारखाने जैसी जगह में उठता है। वह जाने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ बुरे लोग सभी निकासों को रोक लेते हैं। फिर दुकान से लड़की आ जाती है और वेस्ली हर किसी को यह समझाने की पूरी कोशिश करता है कि वह सिर्फ एक ऑफिस का गुलाम है जिसका पूरी दुनिया में किसी के लिए कोई मतलब नहीं है। एक आदमी हाथ में बंदूक लेकर सामने आता है। वह वेस्ली को बंदूक देता है और उसे कूड़ेदान के ऊपर मंडरा रही मक्खी को गोली मारने और मारने के लिए कहता है। वेस्ली इस तरह के अनुरोध से चौंक जाता है। फिर आदमी काम को और कठिन बना देता है और उसे मक्खी के पंख को मारने के लिए कहता है। वेस्ली को अपनी गर्दन के पीछे बंदूक का मुंह महसूस होता है। पीछे खड़ा बड़ा आदमी कहता है कि अगर वेस्ली ने गोली नहीं चलाई तो उसे ही गोली लग जाएगी। घबराहट के मारे वेस्ली की प्रतिक्रिया इतनी तेज हो जाती है कि 6 गोलियां चलाने के बाद वह मक्खी के पंखों की हरकत को भी ट्रैक कर सकता है। वेस्ली अपनी दवा लेने के लिए दौड़ता है, लेकिन लीडर उसे रोक लेता है और उसे उन मक्खियों को दिखाता है जिनके पंख गोली लगने से उड़ गए हैं। वह अपनी दवा फेंक देता है और कहता है कि उसका दिल 400 बीट प्रति मिनट की रफ्तार से धड़क रहा था। उसकी पिट्यूटरी ग्रंथि ने उसके रक्त प्रवाह में भारी मात्रा में हार्मोन छोड़ दिए, जिसने उसकी प्रतिक्रिया को कई गुना तेज कर दिया। यह पैनिक अटैक नहीं बल्कि उसके पिता से मिली हुई शक्ति है। वेस्ली सोचता है कि वह पागल है और उन पर बंदूक तानकर दूर रहने की धमकी देता है। वह आदमी अपना नाम स्लोन और औरत का नाम फॉक्स बताता है। स्लोन कहता है कि वेस्ली खुद पागल है, जो इतनी क्षमता रखते हुए ऑफिस में गुलामी कर रहा है, अपनी शक्ति को आजाद करने और उसका इस्तेमाल करने के बजाय। वह उसे अपने पिता का बदला लेने और क्रॉस को मारने का मौका देता है। यह बंदूक जो तू पकड़े हुए है, ये तेरे पिता की थी। वो इससे एक सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा भी चला सकता था। साथ ही उन्होंने तेरे पिता के सारे पैसे तेरे खाते में ट्रांसफर कर दिए। इतना सब करने के बाद उन्होंने उस बेचारे को जाने दिया। अगली सुबह वेस्ली उठता है और सोचता है कि जो हुआ वो सिर्फ एक सपना था, लेकिन बाथरूम में उसकी जेब से गिरी हुई बंदूक उसे होश में लाने के लिए काफी है। वह बंदूक को टॉयलेट की टंकी में छिपा देता है। वेस्ली नजदीकी एटीएम जाता है और पता चलता है कि उसके खाते में 3.5 करोड़ रुपए से ज्यादा हैं। दफ्तर में वेस्ली एक गगनचुंबी इमारत की छत पर अपने पिता की हत्या के बारे में लेख पढ़ता है। अचानक बॉस आ जाती है और उस आदमी का अच्छा स्वागत करती है। वो फिर से चिल्लाती है कि रिपोर्ट अभी भी तैयार नहीं है और वो इंटरनेट पर घूमने में समय बर्बाद कर रहा है। बॉस उसे धमकाती है कि वह उसका करियर बर्बाद कर देगी और वेस्ली विनम्रता से जवाब देता है। वह उसके बारे में और पूरे विभाग के उसके पीछे हंसने के बारे में सच बता देता है। वह वाकई उसे भावनात्मक रूप से चोट पहुंचाता है। फिर वह अपना कीबोर्ड पकड़ लेता है और चला जाता है। बैरी उसे दमदार आदमी कहता है और उसे हाई फाइव देना चाहता है, लेकिन वेस्ली अपनी गर्लफ्रेंड के साथ संबंध बनाने के लिए उसे कीबोर्ड से मुंह पर मार देता है। उत्साहित होकर वह इमारत से बाहर निकलता है और दुकान में कल के अपने कारनामे के बारे में अखबारों को देखता है। फॉक्स उसे लेने आती है और वह खुशी खुशी उसकी गाड़ी में बैठ जाता है। लड़की उसे कपड़ा बुनने के कारखाने में ले जाती है। पहले तो वेस्ली सोचता है कि यह मिल सिर्फ एक दिखावा है, लेकिन जैसा कि पता चलता है वे वास्तव में बुनाई के उस्ताद हैं और इस व्यवसाय को कुशलता से चलाते हैं। वे खुद को बुनकर बिरादरी कहते हैं। फैक्ट्री की कैंटीन में जाने पर वेस्ली को पता चलता है कि असली बुनकर यही लोग हैं। वो कहता है कि वो अपनी पुरानी जिंदगी में वापस नहीं जाना चाहता और स्लोन फॉक्स को उसकी ट्रेनिंग का जिम्मा सौंप देता है। फिर ट्रेनिंग शुरू होती है। वो उसे एक कुर्सी से बांध देते हैं और उसे पीटना शुरू कर देते हैं, ये पूछते हुए कि वो यहाँ क्यों आया। वो समझ नहीं पाता कि वो उससे क्या चाहते हैं और बस इतना कहता है कि ये तो जरूर मुंह पर मार खाना नहीं हो सकता। फिर पिटे हुए वेस्ली को एक कसाई के पास ले जाया जाता है, जो उसे चाकू से लड़ाई करना सिखाने की कोशिश करता है। वो वेस्ली को बिल्कुल नहीं छोड़ते और वो बुरी तरह घायल हो जाता है। वो पैराफिन से भरे बाथटब में होश में आता है। एक्सटर्मिनेटर नाम का एक आदमी उसे ठीक करने में लगा होता है और कहता है कि ये खास रिजनरेशन बात है जो उसका दर्द कम करने के लिए है। वो आदमी वेस्ली को वोडका देता है और वो तुरंत समझ जाता है कि ये आदमी रूसी है।
बंदूक चलाने की ट्रेनिंग भी असामान्य तरीके से होती है। वेस्ली को सीधी गोली ही नहीं बल्कि घुमावदार गोलियां भी सीधी दिशा में चलना सीखना होता है। ये इतना मुश्किल काम रोज रोज दोहराया जाता है। उसे पहले तो बुरी तरह पीटा जाता है, फिर ठीक किया जाता है। आखिरकार बिरादरी के एक और सदस्य की लाश लाई जाती है। ये क्रॉस का काम है जो उन्हें एक एक करके खत्म कर रहा है। स्लोन के मुताबिक सिर्फ वेस्ली ही उसे रोक सकता है। थोड़ी देर बाद फॉक्स वेस्ली को एक शटल को पकड़ने के लिए कहती है जो बुनाई के कमरे के अंदर बहुत तेज गति से चलती है। वो उससे कहती है कि वो अपनी प्रतिक्रिया को तेज करने के लिए अपने सिर पर बंदूक ताने, लेकिन फॉक्स जवाब देती है कि उसे खुद को काबू करना सीखना होगा। वेस्ली नाकामयाब होता है और ठीक होने की प्रक्रिया के दौरान सिर्फ अपना हाथ जख्मी कर लेता है। रूसी उसे एक चूहे के साथ एक ट्रिक दिखाता है। वो एक छोटा विस्फोटक यंत्र चूहे पर लगा देता है और मूंगफली के मक्खन से उसे एक सुरक्षित जगह पर ले जाता है। चूहा फट जाता है। वो आदमी कहता है कि वेस्ली के पिता को वो ट्रिक बहुत पसंद थी। वो पूछता है कि क्या वेस्ली ठीक है और उसके साथ क्या किया गया है, क्योंकि वो थोड़ा अजीब बर्ताव कर रहा है। इसी दौरान फॉक्स पास के बाथटब से निकलकर वेस्ली को ट्रेनिंग के लिए चलने के लिए कहती है। इस बार वो खुद उसे बुरी तरह पीटना शुरू कर देती है और वही सवाल पूछती है, वो यहाँ क्यों है और उसका समय क्यों बर्बाद कर रहा है। आखिरकार वेस्ली सिर्फ एक ही सही जवाब देता है। वो जानना चाहता है कि वो असल में कौन है। उसे स्लोन के पास ले जाया जाता है जो उसे उसके पिता के बारे में बताता है, ये कहते हुए कि वो उनमें से सबसे अच्छा था और कमरे में उसका सामान दिखाता है। वेस्ली अपने पिता की जैकेट पहन लेता है और हर कीमत पर उनके बराबर बनने का फैसला करता है। अब उसकी ट्रेनिंग सार्थक हो जाती है क्योंकि उसका लक्ष्य अपने पिता का बदला लेना है। ये सारी मुसीबतें उसके लिए मामूली सी लगती हैं। वो किसी भी तरह की धमकियों को आसानी से सह लेता है और अपने दुश्मन के बारे में ढेर सारी जानकारी दिमाग में भर लेता है। वो दिन रात शाओलिन भिक्षुओं की तरह कठोर ट्रेनिंग करता है। जिस ट्रेनर ने उसकी हड्डियां तोड़कर वेस्ली के सिर पर पटक दिया था, उस चाकूबाज को भी उसने आसानी से हरा दिया। अब वेस्ली की पिटाई करने की बारी वेस्ली की थी, लेकिन गोली को मोड़ना ही एक चीज थी जो वो सीख नहीं पा रहा था। फॉक्स उसकी मदद करने का फैसला करती है और उसे हिम्मत दिलाने के लिए वो निशाने के सामने खड़ी हो जाती है। बहुत बड़ी जिम्मेदारी महसूस करते हुए वेस्ली किसी तरह गोली को फॉक्स के सिर के आसपास मोड़कर निशाने के बीचों बीच मारने में कामयाब हो जाता है। अब उसकी पहली असली मिशन का समय आ गया है। स्लोन उसे करघे के पास ले जाता है। पता चलता है कि उनकी टारगेट्स के नाम उसी करघे से बनने वाले कपड़े से मिलते हैं जिसे भविष्य का करघा कहा जाता है। उनके गिरोह के पूर्वजों ने एक गुप्त कोड को समझ लिया था जो खतरे की अनियमितताओं को एक बाइनरी अनुक्रम में बदल देता है, जिसे बाद में नाम बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वेस्ली को अपने पहले टारगेट का नाम मिल जाता है। फॉक्स इस मिशन पर उसका साथ दे रही है। वो ट्रेन की छत पर सवार है। वो टारगेट के पास पहुंचते हैं, लेकिन वेस्ली गोली नहीं चला पाता। वो आंखें बंद कर लेता है और एक दिन पहले फॉक्स के साथ हुई बातचीत को याद करता है। उसने फॉक्स से पूछा था कि किसी कपड़े के कहने पर किसी की जान लेना कैसे मुमकिन है। तब फॉक्स ने उसे एक छोटी बच्ची की कहानी सुनाई थी जिसके पिता एक ईमानदार जज थे। एक बार वो किसी बड़े अपराधी के मामले को देख रहे थे। वो अपराधी किसी और जज के सामने पेश होना चाहता था और उसने मैक्स पैट्रिक नाम का एक हत्यारा उस जज के घर भेज दिया। ये हत्यारा अपने शिकार को जिंदा जला देता था और उनके रिश्तेदारों को ये सब देखने पर मजबूर करता था। फिर वो उनकी लाशों पर अपने नाम के अक्षर बना देता था ताकि वो इस खौफनाक याद को कभी ना भूलें। फॉक्स ने बताया कि जब वो गिरोह में शामिल हुई थी तो उसे पता चला था कि जज की हत्या से कुछ दिन पहले ही करघे ने मैक्स पैट्रिक का नाम बताया था, लेकिन गिरोह का एक सदस्य ट्रिगर दबाने में नाकाम रहा था। इसीलिए गिरोह का मोटो है, एक को मारो, हजारों को बचाओ। ये कहानी बताने के बाद फॉक्स चली गई और वेस्ली ने फॉक्स की गर्दन पर मैक्स पैट्रिक के नाम के अक्षर देखे। वेस्ली आंखें खोलता है और गोली को मोड़कर बिजनेसमैन को मारने का फैसला करता है। उसे एक के बाद एक मिशन मिलते हैं और हर बार वो उम्मीद करता है कि अगले मिशन में क्रॉस का नाम आएगा। वो अकेले बिजनेसमैन को नहीं मार सकता क्योंकि वो आदमी एक बख्तरबंद गाड़ी में चल रहा होता है। तब फॉक्स अपनी स्पोर्ट्स कार को स्प्रिंगबोर्ड की तरह इस्तेमाल करके उसकी मदद करती है। गाड़ी के ऊपर से एक गोली पलटकर वेस्ली किसी तरह से खुली छत से उस आदमी को गोली मारने में कामयाब हो जाता है।
मिशन पूरा करने के बाद वे वेस्ली के घर जाते हैं, जो टॉयलेट में छिपाई बंदूक लेने के लिए है। ऐसा लगता है कि अब उसका दोस्त बैरी उसकी गर्लफ्रेंड के साथ उसके अपार्टमेंट में रहता है करके बैरी को बेहोश कर देता है, जबकि उसकी गर्लफ्रेंड उस पर चिल्लाती है। फॉक्स को उसकी चीखें सुनकर थक जाता है और अपने पूर्व के सामने उस आदमी की इज्जत बढ़ाने का फैसला करता है। वह वेस्ली को एक जोशीला किस देती है और कपल चला जाता है। वेस्ली के जाने के बाद बैरी उसे बताता है कि वह एक मर्द है। जब फॉक्स कार चुराने गई थी तब वेस्ली सड़क पर था। वेस्ली को क्रॉस दिखाई देता है। वह गोलियां चलाता है, लेकिन क्रॉस अपनी गोली से वेस्ली के शॉट को रोक लेता है। एक परित्यक्त निर्माण स्थल पर बिरादरी के अन्य सदस्यों के शामिल होने के साथ क्रॉस के पीछे पीछा शुरू होता है। वेस्ली गलती से एक कीट नियंत्रक को गोली मार देता है, जबकि वह अपनी गलती से स्तब्ध खड़ा रहता है। क्रॉस कोने से घुमावदार गोली चलाता है, जो उस आदमी के कंधे को मारता है। वेस्ली रिकवरी रूम में उठता है। वह देखता है कि वे रूसी भाई को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन असफल हो जाते हैं। कीट नियंत्रक मर जाता है। गनीमत की बात है कि उसके कंधे से निकाली गई गोली पहली गोली है जिसे ट्रैक किया जा सकता है। यह पिक्वार्स्की द्वारा बनाई गई थी। वह पूर्वी अरब के एक मठ में काम करता है। बिरादरी को पता चलता है कि यह खासतौर पर तैयार किया गया जाल है और वे उसे अकेले नहीं जाने देना चाहते, लेकिन वेस्ली उन्हें समझाने में कामयाब हो जाता है कि वह तैयार है। अंत में स्लोअन उसे कैनवास देता है जिस पर क्रॉस का नाम लिखा होता है। जब वेस्ली चला जाता है तो स्लोअन फॉक्स को वेस्ली के नाम के साथ कैनवास देता है और उसे आदेश देता है कि वह क्रॉस के साथ खत्म होने पर उसे मार डाले। आदमी मठ में पहुंचता है और पिक्वार्स्की को ढूंढता है। वह आदमी भागने का नाटक करता है, लेकिन फिर वह वेस्ली को जाल में फंसाने में कामयाब हो जाता है। गनीमत है कि वेस्ली को देख रही फॉक्स उसकी मदद के लिए पहुंच जाती है। वेस्ली गोली दिखाता है और पूछता है कि वे मालिक को कहाँ ढूंढ सकते हैं। पिक्वार्स्की उसके साथ मुलाकात की व्यवस्था करने का वादा करता है। वह उन्हें रेलवे स्टेशन ले आता है। पिक्वार्स्की क्रॉस का इंतजार कर रहा है, जबकि फॉक्स और वेस्ली घात में बैठे हैं। इस बीच अचानक वह बूढ़ा भागने लगता है। कपल अपनी साइड विजन की मदद से उसका पीछा करता है। वेस्ली गाड़ी में क्रॉस को देख लेता है। वो ट्रेन पर चढ़ जाता है, जबकि फॉक्स पिक्वार्स्की का पीछा करती है। ट्रेन छूट जाती है और फॉक्स को पता चलता है कि अब वेस्ली क्रॉस के सामने अकेला है। फॉक्स एक बूढ़े दंपत्ति से एक जर्जर सोवियत कार ले लेती है। पिक्वार्स्की क्रॉस को फोन करता है और रिपोर्ट करता है कि वेस्ली अकेला ट्रेन में है। क्रॉस उस आदमी को पकड़ लेता है और उसे कुछ बताना चाहता है, लेकिन फॉक्स किसी तरह हाई स्पीड ट्रेन को पकड़ लेती है अपनी जंग लगी गाड़ी में, जो जाहिर तौर पर दुरुस्त है, और क्रॉस पर गोलियां चला देती है। ट्रेन में गोलीबारी शुरू हो जाती है, जबकि क्रॉस सिर्फ अपनी तरफ आने वाली गोलियों को रोकता है। फॉक्स की जर्जर गाड़ी ट्रेन से टकराती है, जिसके बाद ट्रेन पटरी से उतर जाती है और पुल पर सॉसेज की तरह लटक जाती है। वेस्ली लगभग खाई में गिर जाता है, लेकिन क्रॉस उसे पकड़ लेता है, अपनी जान कुर्बान कर देता है। वेस्ली उस आदमी को गोली मार देता है और पूरी कार नीचे गिरकर घाटी में फंस जाती है। मरने से पहले क्रॉस वेस्ली को बताता है कि वह उसका पिता है और बिरादरी ने उससे हमेशा झूठ बोला। वेस्ली फॉक्स से पूछता है कि क्या यह सच है, और वह क्रॉस की बात की पुष्टि करती है। वेस्ली अकेला शख्स था जिसे क्रॉस नहीं मारना चाहता था, बाकी सदस्य बस उस तक नहीं पहुंच सके। वेस्ली को पता चलता है कि उसका नाम भी करघे ने बताया था और वह फॉक्स को गोली मारकर कंच से बचने में कामयाब हो जाता है। वह अपने पिता के शव के साथ नदी में गिर जाता है। वेस्ली अपने पुराने घर के सामने वाले घर में रिकवरी बाथ में उठता है। वह अपनी गर्लफ्रेंड को उसकी सहेली को फोन पर बात करते हुए सुनता है कि वह कितनी परेशान है कि उसने इतना अच्छा लड़का खो दिया। पिक्वार्स्की बताता है कि उसका पिता हमेशा आसपास रहा और उसकी जिंदगी को देखता रहा। वह नहीं चाहता था कि उसका बेटा यह खूनी रास्ता अपनाए और उसे बुनकरों की बिरादरी से मिलने से रोकने की कोशिश की। पिक्वार्स्की उसे स्लोअन के नाम का एक कपड़ा का टुकड़ा देता है। पता चलता है कि करघे ने उसका नाम बताया था और स्लोअन ने इसे छुपा लिया था। क्रॉस को पता चला कि स्लोअन ने अपने स्वार्थी उद्देश्यों के लिए डिकोड किए गए कोड का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, इसलिए उसने बिरादरी छोड़ दी और इसे नष्ट करने का वादा किया। वेस्ली को कोठरी में एक गुप्त रास्ता मिलता है। गुप्त कमरे में चूहों के लिए ढेर सारे विस्फोटक और बिरादरी के ठिकाने की एक विस्तृत योजना है। वेस्ली दुकान पर जाता है और ढेर सारा मूंगफली का मक्खन खरीदता है।
चूहों का इस्तेमाल करके वो उन्हें कूड़े के ट्रक में फंसा लेता है। फिर वो कारखाने में घुसकर उन विस्फोटक चूहों को छोड़ देता है। जब चूहे अपना काम कर लेते हैं तो वो इमारत में घुस जाता है और सामने आने वाले हर किसी को गोली मार देता है। वो अपनी बंदूकों का इस्तेमाल ऐसे कर रहा है मानो कोई सिम्फनी चला रहा हो, पर ये ऑर्केस्ट्रा बिल्कुल गलत समय पर बज रहा है। उसे कसाई से लड़ना पड़ता है जो काफी मजबूत दुश्मन साबित होता है, लेकिन वेस्ली किसी तरह उसके सीने में छुरी घोंपने में कामयाब हो जाता है। आखिरकार वो स्लोअन के पास पहुंच जाता है। वेस्ली को बाकी बचे फाइटर्स घेर लेते हैं, जिनमें फॉक्स भी शामिल है। वेस्ली उन्हें बताता है कि स्लोअन डर गया था और उसने लूम की पसंद को छुपा लिया था, जिसके बाद उसने इकलौते गवाह क्रॉस को खत्म करने का फैसला किया। फ्रैटर्निटी के सदस्य अपने नेता से सफाई मांगते हैं। स्लोअन उन्हें कैनवस से पढ़े गए नामों वाला फोल्डर दिखाता है। फ्रैटर्निटी के सभी सदस्य उसमें शामिल हैं। वो कहता है कि वो आंख बंद करके लूम के आदेशों का पालन करते रह सकते हैं, लेकिन ऐसे में उन्हें सबको खुद को गोली मार लेनी चाहिए, या वो सब कुछ छोड़ सकते हैं, वेस्ली को मार सकते हैं और अपने हुनर से दुनिया को चला सकते हैं। इसके बाद वो चला जाता है, सदस्यों को सोचने के लिए छोड़ देता है। सभी फाइटर्स स्लोअन के पीछे चलने और वेस्ली को मारने का फैसला करते हैं, सिवाय सच्ची आस्तिक फॉक्स के, जो एक गोली दागती है जो एक घेरे में चलती है और खुद को समेत बाकी सभी को मार डालती है। वेस्ली स्लोअन का पीछा करने की कोशिश करता है, लेकिन वो हवा में गायब हो जाता है। हारा और थका हुआ वो एटीएम तक जाता है और पाता है कि उसका खाता खाली है। कुछ दिनों बाद वेस्ली के ऑफिस में सब कुछ ऐसा चल रहा होता है मानो कुछ हुआ ही न हो। स्लोअन वेस्ली के पास चुपके से आता है और उस पर गड़बड़ करने वाली बंदूक M712 तान देता है। वेस्ली घूमता है और हम देखते हैं कि वो वेस्ली नहीं है, बल्कि सिर्फ एक जाल है। वो नीचे देखता है और अपने पैरों के नीचे प्रोफेसर एक्स का लोगो देखता है। वह पुरानी शैली की सुंदर गोली स्लोअन के सिर को भेद देती है। उल्टी गति में हमें गोली का पूरा रास्ता दिखाया जाता है, जो बॉस के डोनट से होकर निकलती है और बैरी के एनर्जी ड्रिंक में जा घुसी। गोली वेस्ली के पिता के घर से चलाई गई थी। इस तरह के और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन चालू करें और लाइक छोड़ें। देखने के लिए धन्यवाद।